अब आप बोझ बन गए हैं पापा। अब कोई आपको सहन नहीं कर सकता। ये वही शब्द थे जो मैंने अपने बेटे के मुंह से सुने, बिल्कुल मेरे जन्मदिन के दिन। मेरा नाम शिवराम सिंह है। मैं 78 साल का हूं। मेरा जन्म बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था और मैंने 40 साल से ज़्यादा एक मैकेनिक के रूप में काम किया। यहाँ कई लोग मुझे जानते हैं। मैंने आधे गांव की गाड़ियां ठीक कर दी हैं। मैंने उनकी भी मदद की जो पैसे नहीं दे सकते थे, सिर्फ इसलिए कि मुझे लोगों को इज्जत से जीते देखना अच्छा लगता था। मैंने अपने बच्चों को हाथों में ग्रीस लगाते हुए पाला, मगर दिल हमेशा साफ रखा। मैं कभी शौकीन आदमी नहीं रहा, लेकिन कभी खाने की कमी नहीं होने दी। मैंने पढ़ाई करवाई, छत दी, खाना दिया और प्यार दिया, और बदल में जो मिला वो वही लफ्ज़ जिसे आपने अभी सुना। और वो भी उस दिन जब मैं सिर्फ यह पूछना चाहता था कि क्या वे मेरे लिए थोड़ी सी मिठाई बनाएंगे या कुछ साधारण सा, परिवार के साथ इकट्ठा होने के लिए। मुझे तोहफे नहीं चाहिए थे, कुछ बड़ा नहीं चाहिए था, बस थोड़ा साथ चाहिए था। लेकिन उस सुबह मैं आशा लिए रसोई में गया। मेज़ देखी, कुछ नहीं, न मिठाई की खुशबू, न कोई मोमबत्ती, न ही किसी ने शुभ प्रभात कहा। मेरा छोटा बेटा राहुल मोबाइल पर गुस्से भरा चेहरा बनाए बैठा था और मैंने धीरे से, जैसे माफ़ी मांगते हुए उससे पूछा, राहुल, आज कुछ बनाएंगे क्या? मतलब मेरे जन्मदिन के लिए। उसने आंखें उठाकर तक नहीं देखा, बस लंबी सांस ली और कहा, पापा बस करो, अब आप बूढ़े हो गए हो। क्या आपको सच में लगता है कि अब किसी को आपके जन्मदिन की फिक्र है? और मैं वहीं खड़ा रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वह उठा, कुर्सी आगे धकेल दी और बोल पड़ा, अब आप बोझ बन गए हो। हमेशा अपनी दुख भरी कहानियों के साथ हमेशा ध्यान मांगते रहते हो। कोई आपको सहन नहीं कर सकता। क्या आप वो खामोशी जानते हैं जो चिल्लाहट से भी ज्यादा चुभती है? मैं ठहर गया, न रोया न चीखा, बस गहरी सांस ली और उससे कहा, ठीक है राहुल, मैं समझ गया। मैं अपने कमरे में वापस गया, दरवाज़ा बंद किया, पलंग पर बैठ गया और दीवार को निहारता रहा। मेरे दिमाग में एक पूरी फिल्म चल रही थी। मुझे याद आया जब वह साइकिल से गिर गया था और मैं उसे उठाकर अस्पताल ले गया था। मुझे याद आया जब उसे फुटबॉल की जर्सी चाहिए थी और मैंने उसे खरीदने के लिए अपने कीमती औजार बेच दिए थे। मुझे याद आया पहला बार जब उसने छोटे बच्चे की आवाज़ में मुझे पापा कहा था। और अब मैं वहीं हूं, एक परेशानी देने वाला बूढ़ा, एक बोझ। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं सब कुछ सोचता रहा कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। कैसे एक इंसान सब कुछ दे देता है बिना कुछ मांगे, सिर्फ बच्चों की मुस्कान देखने के लिए, और फिर वे बड़े हो जाते हैं और हमें पुराने फर्नीचर की तरह देखते हैं जो बस जगह घेरता है। अगले दिन मैंने सुबह जल्दी उठकर कोई नाश्ता किए बिना निकला। वे शब्द अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। मैंने अलमारी खोली, अपनी छोटी सी थैली निकाली जो मैं वीकेंड पर गांव जाने के समय इस्तेमाल करता था। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, अपना पर्स, एक पुरानी टोपी रखी और निकलने से पहले ड्राइंग रूम की मेज पर एक कागज छोड़ गया। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, फिक्र मत करो, अब और बोझ नहीं बनूंगा, खुश रहिए। मैंने दरवाज़ा धीरे से बंद किया, बिना आवाज़ किए। पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस चल पड़ा। पर एक बात बता दूं, मैं बूढ़ा हो सकता हूं पर बेवकूफ़ नहीं हूं। और यह कहानी अभी शुरू हुई है। मैं बाहर निकला, ऐसे कि जैसे रास्ते की धूल भी उठाऊं नहीं। मेरे कंधे पर मेरी छोटी थैली थी, पुरानी टोपी और एक उदासी जो किसी भी सूटकेस से ज्यादा भारी थी। मुझे ठीक ठीक नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूं, पर इतना जानता था कि वापस वहीं नहीं आना चाहता। यह भागना नहीं था, यह एक फैसला था। मैं बस स्टैंड तक पहुंचा और पहली बस में बैठ गया। मैं खिड़की के पास बैठा और एक पल के लिए लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। मैंने उन गली नालों को देखा जिन्हें मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, उन पेड़ों को जिन्हें मैंने सालों में बढ़ते देखा था, उन घरों को जिन्हें मैंने अपने हाथों से ठीक किया था। और वहां मैं था, बिना किसी तय मंजिल के, पर एक अजीब शांति के साथ, जैसे मेरी आत्मा कह रही हो, अब समय आ गया है। मैं बस एड्डा पहुंचा और सीमेंट की बेंच पर बैठ गया। मैंने अपनी बहन प्रिया देवी के बारे में सोचा, जो भोपाल में रहती थी, पर सालों से हमारी बात नहीं हुई थी, न कि गुस्से की वजह से, बल्कि जिंदगी ने अपने रास्ते अलग कर दिए थे। मैंने अपने बचपन के एक पुराने दोस्त सुरेश गुप्ता के बारे में भी सोचा, जिसकी वाराणसी में एक वर्कशॉप थी। शायद वह मुझे कुछ दिनों के लिए ठहरने की जगह दे दे, पर मैं किसी को परेशानी नहीं देना चाहता था। मैं फिर बोझ नहीं बनना चाहता था। तो मैं बाथरूम गया, चेहरा धोया, शीशे में खुद को देखा और पहचान न पाया। मेरी आंखें सूजी हुई थीं, झुर्रियां पहले से गहरी थीं, और चेहरे पर वह थकी सी पक्की रेखा थी जिसे देखकर लग रहा था कि अब जिंदगी से बहुत उम्मीद नहीं बची है।
पर उसी परछाई में मैंने कुछ देखा जो पहले कभी न देखा था। मजबूती, एक तरह का शांत निर्णय, जैसे बार बार चोट सहकर कोई अब उठने का इरादा कर ले। मैंने वाराणसी के लिए सस्ता टिकट लिया। सफ़र 2 घंटे का था और पूरे रास्ते में अपनी गलतियों पर सोचता रहा। मैं सोच रहा था कि किस पल मैंने अपने बच्चों से अपनी इज्जत खोने दी। क्या मैं बहुत नरम था, या शायद उन्होंने मेरी भलाई को कमजोरी समझ लिया। मैंने हमेशा सोचा था कि अच्छा पिता होना मतलब हमेशा मौजूद रहना, कभी कमी न रखना, सब कुछ दे देना। पर अब मुझे एहसास हो रहा था कि मुझे भी हद रखनी चाहिए थी। जब मैं पहुंचा, सूरज ढल चुका था। उतरा। मैं एक छोटी सी ढाबे की ओर चला, जहां मैं अपनी पत्नी के साथ खाना खाता था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जब हम इस शहर में आते थे, मैंने 1 कप कड़क चाय और एक गर्मा गर्म समोसा मंगाया। ढाबे वाली महिला शांता देवी ने मुझे पहचान लिया। उसने हैरानी से मेरी ओर देखा और कहा, शिवराम सिंह जी, आप यहां और आपका परिवार? क्या हुआ? मैं क्या कहता, बस इतना ही कहा, मैं कुछ दिन मन शांत करने आया हूं। उसने चुपचाप सिर हिलाया, जैसे सब समझ गई हो, बिना किसी और शब्द के। उसने मुझे गर्मा गर्म चाय दी और पूछा कि क्या मुझे रहने की जगह चाहिए। मैंने हाँ कहा। उसने मुझे कुछ कमरे दिखाए जो वह पीछे किराए पर देती थी, सस्ते पर साफ, और मैं वहीं रुक गया। उस रात उस साधारण कमरे में लकड़ी के पलंग और मोटी रजाइयों के साथ मैं लिखने बैठ गया। उनके लिए नहीं, अपने लिए। मैंने एक पुरानी डायरी खोली जो सालों से मेरे बैग में थी, और जो महसूस कर रहा था वो लिखना शुरू कर दिया। मेरे जन्मदिन पर मुझे असहनीय बूढ़ा कहा गया। इतने सालों की मेहनत और उनके लिए सब कुछ देने के बाद मैं इसलिए नहीं गया कि मैं हार गया, बल्कि इसलिए कि मैं अब उनके घर में या उनकी जिंदगी में अपनी जगह के लिए लड़ना नहीं चाहता। मैं तब तक लिखता रहा जब तक मेरे हाथ में दर्द न हो गया। लिखने से मुझे सब कुछ भूलने में मदद मिली, लेकिन यह भी याद आया कि मैं यह सब होने से पहले कौन था। एक मजबूत आदमी, एक मौजूद पिता, एक वफादार पति, एक सच्चा दोस्त। और भले ही वे मुझे भूल गए हों, मैं खुद को नहीं भूलूंगा। अगले कुछ दिनों तक मैं शहर में घूमता रहा, जैसे अपने अतीत के टुकड़े खोज रहा था। मैं बाजार से गुजरा, मंदिर से गुजरा, पार्क की उन बेंचों से जहां मैं कभी अपने बच्चों के साथ खेला करता था जब वे छोटे थे, और हर कोने में मुझे पुरानी यादों और दर्द का मिश्रण महसूस हुआ। लेकिन धीरे धीरे कुछ और भी, आज़ादी। मुझे उनसे प्यार भरी बातें सुनने का इंतजार नहीं करना पड़ता था। मुझे जबरदस्ती के गले लगाने या परिवार के साथ रात के खाने के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता था। मैं अकेला था, हाँ, लेकिन वह मेरा अकेलापन था, और मैं उसे गरिमा के साथ निभा रहा था। शांता देवी, जिसे पहले ही कुछ आभास हो गया था, मुझे कुछ रातों को खाने पर बुलाने लगी। वह कहती थी, एक थाली और कोई फर्क नहीं पड़ता शिवराम सिंह जी, और साथ तो हमेशा अच्छा होता है। और मैं स्वीकार कर लेता था, भूख से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके खाने में सुकून था। मुझे उन दिनों की याद आती थी जब मेरी पत्नी गर्मा गर्म दाल और हाथ की बनी रोटियों के साथ मेरा इंतजार करती थी। एक दिन जब हम खा रहे थे, उसने मुझसे सीधे पूछा, आपके बच्चों ने आपके साथ क्या किया? और मैंने उसे शांति से देखा और कहा, उन्होंने मुझे भुला दिया। यही उन्होंने किया। उन्होंने मुझे अपनी योजनाओं से मिटा दिया, मुझे अपने दिलों से निकाल दिया। उसने नजरें झुकाईं और फिर कुछ ऐसा कहा जो मेरे मन में बस गया। कुछ बच्चे शरीर से पैदा होते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं। और हां, कभी कभी इंसान पालता है, खिलाता है, कपड़े पहनाता है और शिक्षा देता है, लेकिन दूसरे का दिल कभी जुड़ता नहीं या सालों से अलग हो जाता है। मुझे नहीं पता। मुझे जो पता है वह यह है कि मैंने चीजों को और स्पष्टता से देखना शुरू कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मुझे वहां प्यार की भीख मांगने की जरूरत नहीं थी, जहां अब कोई सम्मान नहीं था, और मैंने यह भी समझा कि भले ही देर हो गई हो, मैं अभी भी अपनी गरिमा वापस पा सकता था। इस तरह मैंने एक योजना बनाना शुरू किया, बदला लेने की नहीं, बल्कि न्याय की, सुधार की, चीजों को उनकी जगह पर रखने की। क्योंकि मैं कोई पुराना फर्नीचर नहीं था, मैं एक इतिहास, मूल्य और यादों वाला आदमी था। और मेरा यकीन करो, वे इसे याद रखने वाले थे, लेकिन चीख पुकार या शिकायतों से नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जिससे वे कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। कुछ दिन बीत गए। मैं वाराणसी की साधारण दिनचर्या का आदी हो गया। मैं पक्षियों के चहकने से जागता था, सूरज तेज होने से पहले टहलने निकल जाता था, एक ढाबे पर नाश्ता करता था जहां दालचीनी वाली चाय और ताज़ी गर्मागर्म पूरियां मिलती थीं। ये मूल बातों, मानवीय चीज़ों पर वापस आने जैसा था। और यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह मुझे बचा रहा था। एक सुबह जब मैं केंद्रीय पार्क की बेंच पर बैठा था, मैंने कुछ बुजुर्ग पुरुषों को कैरम खेलते हुए देखा।
वे हंस रहे थे, बहस कर रहे थे, अपनी जवानी के किस्से सुना रहे थे। उनमें से एक ने मुझे इशारा किया और मुझे पास आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने मुझे सिंह साहब कहा, बिना मजाक के, बिना कटाक्ष के। उन्होंने मुझे बैठने की जगह दी। जैसे मैं हमेशा से उनके समूह का हिस्सा रहा हूं, मैंने स्वीकार कर लिया। वहीं मैं सुरेश गुप्ता से मिला, एक घनी मूंछों वाले और मजबूत आवाज वाले सज्जन जो अपनी पूरी जिंदगी बढ़ाई रहे थे। रवि वर्मा से, एक पूर्व ट्रक ड्राइवर जो कहता था कि वह उत्तर प्रदेश के हर मोड़ को जानता है, और मोहनलाल से, जो सबसे शांत थे, जो तभी बोलते थे जब जरूरी होता था, लेकिन जब वह बोलते थे तो सब सुनते थे। धीरे धीरे मैं घुल मिल गया। मैं ज्यादा नहीं बोलता था, मैं देखना पसंद करता था, लेकिन वे मेरा सम्मान करते थे। किसी ने मेरे परिवार के बारे में नहीं पूछा, जैसे वे जानते थे कि कभी कभी चुप्पी ही घावों को भरने का सबसे गरिमापूर्ण तरीका होता है। एक दिन सुरेश गुप्ता ने मुझसे कहा, जबकि कैरम की गोटियां जमा रहे थे, तुम्हारी आंखों में दिख रहा है दोस्त, तुम्हारे अंदर आग दबी हुई है। मैंने बिना कुछ कहे उनकी ओर देखा, लेकिन वह जारी रहे। मेरे अंदर भी थी, जब तक एक दिन मैंने उसे इस्तेमाल करने का फैसला नहीं किया। वह वाक्य मेरे दिमाग में घूमता रहा। क्या वह सही था? और क्या यह आग जो मुझे महसूस हो रही थी वही थी जिसकी मुझे जरूरत थी, ताकि मैं यह सोचना छोड़ दूं कि मेरी कोई कीमत नहीं है। उसी दोपहर मैं अपने किराए के कमरे में वापस गया, अपनी डायरी निकाली और जो महसूस कर रहा था वह लिखना शुरू किया। बल्कि जो मुझे सब याद था, नाम, तारीखें, बातें, वो सब जो मेरे बच्चे भूल चुके थे, पर मैं नहीं भूला था। जैसे वो घर जिसमें वो रहते थे। वो घर मैंने खरीदा था, राहुल के नाम कर दिया था जब उसने शादी की थी। हाँ, पर पैसा मेरा था। एक एक ईंट, एक एक दीवार मेरी सालों की मेहनत से बनी थी। जो गाड़ी वो चलाता था, वही जिसकी वो सोशल मीडिया पर शान बखारता था, वो भी मेरी जेब से निकली थी। किश्तों में खरीदी थी और उसकी शादी के दिन उसे दी थी। आंखों में आंसू लिए उसने कहा था, धन्यवाद पिताजी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। पर वो भूल गया, और जितनी जल्दी मैंने सोचा था उससे भी जल्दी। मेरे दूसरे बेटे रवि, जो बड़ा था, उसे मैंने व्यापार के लिए पैसा दिया था। उसने कभी लौटाया नहीं, न कभी उसका जिक्र किया। बस उसने मेरी कॉल उठानी बंद कर दी। और मेरी बेटी रीना, जो बीच की थी, उसने कसम खाई थी कि हर हफ्ते मुझसे मिलने आएगी। पर जब मैं राहुल के साथ रहने चला गया तो वो भी नहीं आई। वो कहती थी कि व्यस्त है, बच्चे, काम, जिंदगी। मैं सब कुछ लिख रहा था, न बदले की भावना से, बल्कि इसीलिए ताकि वे मुझे ऐसे मिटाना दें जैसे मेरा कभी अस्तित्व ही नहीं था। मुझे कुछ समझ आया। सालों तक मैं अपने हिस्से दान करता रहा, ये सोचकर कि प्रेम त्याग से जाहिर होता है। पर अब मैं समझ गया था कि सीमाएं तय करने में भी प्रेम होता है, बस कहने में। उस रात मैंने अपनी पत्नी का सपना देखा। हम अपने पुराने घर में थे, वही पहला घर जो हमने किराए पर लिया था जब हमारी नई नई शादी हुई थी। वो दाल बना रही थी और मुझे अपनी उस शांत मुस्कान से देख रही थी। सपने में वो मुझसे कह रही थी, शिवराम, अब समय आ गया है। मैं आंखों में आंसू ले उठा, पर मेरे दिल में एक साफ फैसला था। मैं एक साइबर कैफे गया। मुझे मशीनें समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, पर जो लड़की वहां थी, बहुत नेक दिल, उसने मेरी मदद की। मैंने उससे कुछ दस्तावेज प्रिंट करने के लिए कहा जो मैंने अपनी एक यूएसबी ड्राइव में रखे थे, जो मैं हमेशा अपने साथ रखता था। उसे नहीं पता था, पर उन फाइलों में घर के असली कागजात थे। मैंने सालों पहले उनकी एक स्कैन कॉपी बनवाई थी जब बैंकों ने मुझसे मेरे विवरण अपडेट करने के लिए कहा था। मैंने बैंक लेन देन, स्थानांतरण, कर भुगतान के कुछ कागजात भी प्रिंट किए। वो सब जो ये साबित कर सकता था कि मैं उन सब का जिम्मेदार था जिसे वे अपनी जिंदगी कहते थे। मैंने कागजात एक गत्ते के फोल्डर में रखे, उन्हें वापस अपने कमरे में ले गया, मेज पर रखा, उनके सामने बैठ गया और गहरी सांस ली। मैं जानता था कि मैं क्या करने वाला था। आज नहीं, कल नहीं, पर जल्द ही। मेरी गरिमा बिकाऊ नहीं थी और वे याद रखेंगे कि मैं कौन हूं। चीख पुकार से नहीं, हिंसा से नहीं, बल्कि कर्मों से, यादों से, सच्चाई से। सुरेश गुप्ता ने एक दिन मुझसे पूछा जब हम बाजार में चल रहे थे, और आप उस सब का क्या करेंगे जो आपके अंदर भरा है? और मैंने जवाब दिया, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा मेरे दोस्त, मैं इसका इस्तेमाल खुद को उठाने के लिए करूंगा। वह मुस्कुराया। इस दुनिया में इसी की जरूरत है, याददाश्त और हिम्मत वाले बूढ़े लोग। ये वाक्य कई दिनों तक मेरे साथ रहा, क्योंकि हां, मैं बूढ़ा हो सकता हूं, पर मैं भूला नहीं कि मैं कौन हूं। और ये वे सबसे साफ तरीके से सीखेंगे। मैं सुबह जल्दी उठा, सूरज निकलने से पहले। उस सादे कमरे में पुरानी लकड़ी की महक और अंदरूनी हिस्से की खास खामोशी के साथ मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे मेरे शरीर को पता था कि यह दिन अलग होने वाला था। मैं धीरे से उठा,
जूते पहने और बाहर निकलने से पहले उस गत्ते के फोल्डर पर आखिरी नज़र डाली जिसमें वे दस्तावेज थे जो सब कुछ मेरा साबित करते थे, वह सब जो एक दिन उन्होंने अपना मान लिया था। मैंने फोल्डर उठाया, उसे अपनी छाती से लगाया और बिना आवाज़ के निकल गया। मैं वाराणसी की अभी भी खाली सड़कों पर चला, सोई हुई इमारतों को पार करते हुए और केवल अपने कदमों की आवाज़ और किसी खोए हुए मुर्गे की सुबह की घोषणा सुनते हुए मैं केंद्रीय चौक पहुंचा, हमेशा वाली बेंच पर बैठ गया और वहीं बैठकर सोचने लगा। दिल में वह सब व्यवस्थित करने लगा जो मुझे बिना पीछे मुड़े करना था। ये बदला नहीं था, न्याय था। ये मेरी अपनी कहानी को हिस्से हिस्से में साफ करने जैसा था, जैसे कोई धूल से भरी कमीज को धोता है जब तक कि कपड़ा गंदगी के नीचे फिर से चमकने न लगे। जब चर्च की घड़ी ने 8 बजाए, मैं उठा और सीधे नोटरी ऑफिस गया। मैं उस इमारत को युवावस्था से जानता था। वहीं मैंने अपनी शादी का पंजीकरण कराया था। वहीं मैंने सालों पहले घर के कागजात पर दस्तखत किए थे। अब मैं अकेले वापस आया। मैंने प्रवेश किया, रिसेप्शनिस्ट को हल्के से अभिवादन किया और पंजीकरण के लिए जिम्मेदार मुंशी से बात करने को कहा। जब उसने मुझसे बात की तो मैंने फोल्डर से घर के असली कागजात निकाले जो अभी भी मेरे नाम पर थे और दृढ़ आवाज में कहा, मैं कुछ साफ करना चाहता हूं। वह घर कभी मेरे बेटे का नहीं था। मैंने बस एक बैंक प्रक्रिया के लिए उसका नाम जोड़ा था, पर मैंने उसे कानूनी रूप से कभी कुछ नहीं दिया था और अब मैं उसे ठीक करना चाहता हूं। उसने शांत भाव से कागजात देखे, मुझसे कुछ सवाल पूछे, मुझसे एक स्वीकृति पत्र पर दस्तखत करने को कहा और स्वामित्व पलटने की अर्जी तैयार करनी शुरू कर दी। मुझे झूठ बोलने या कुछ भी गढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कागजात खुद ही बोल रहे थे। सब कुछ अभी भी मेरे नाम पर था, बस मेरी इच्छा की कमी थी और अब वह ले ली गई थी। मैं वहां से कागजात हाथ में लिए निकला और सीधे उस बैंक में गया जहां मेरा पेंशन खाता हमेशा से था। प्रबंधक नई थी पर ध्यान देने वाली थी। उसने मुझे पिछली बार राहुल के साथ वहां देखे जाने से पहचान लिया। कई महीने पहले की बात है। मैंने उसे अपनी स्थिति साफ साफ शब्दों में समझाई, बिना लाग लपेट के। मैंने कहा कि मैं अपने खाते से जुड़ी सारी पहुंच रद्द करना चाहता हूं, अतिरिक्त कार्ड बंद करना चाहता हूं और पासवर्ड दोबारा सेट करना चाहता हूं। उसने मुझे थोड़ी हैरानी से देखा पर कोई सवाल नहीं पूछा, बस मेरी पहचान की पुष्टि की और सिस्टम में सब कुछ साफ करना शुरू कर दिया। जब मेरा काम हो गया तो मैं बैंक के वेटिंग रूम में कुछ मिनट बैठा रहा, खिड़की से बाहर देखते हुए अपने सीने में एक राहत महसूस कर रहा था जो मैंने लंबे समय से नहीं की थी। ऐसा लग रहा था मानो मैं धीरे धीरे खुद के उन टुकड़ों को वापस पा रहा था जो मेरी इजाजत के बिना बट गए थे। मैं किराए के कमरे की ओर चुपचाप लौट रहा था और रास्ते में मुझे वे सभी बार याद आए जब मैंने शांति के नाम पर अपनी भावनाओं को कुचले जाने दिया था। कितनी बार राहुल ने मुझसे तिरस्कार से बात की जैसे मैं कोई परेशानी हूं। कितनी बार मारियाना ने नजरें चुराई ताकि उसे मेरी बात न सुननी पड़े। कितनी बार रुबैन ने मुझे न देखने का नाटक किया जब मुझे उसकी जरूरत थी और फिर भी मैं वहां चुपचाप खड़ा रहा, खुश करने की कोशिश करता रहा, उनकी जिंदगी में जगह बनाने की कोशिश करता रहा। कितना बड़ा धोखा था। कैसे कोई यह मानकर खुद को छोटा कर लेता है कि प्यार सब्र से खरीदा जाता है। पर एक समय आता है जब शरीर थक जाता है और आत्मा जाग जाती है। और मेरी जाग गई थी, गुस्से से पलटवार करने के लिए नहीं, बल्कि सिर उठाकर यह याद रखने के लिए कि मेरा अभी भी एक नाम, एक इतिहास और अधिकार थे। शाम को सुरेश गुप्ता मुझसे मिलने आए। वह मेरे साथ दोना इललिया के घर के आंगन में बैठे, कड़क चाय पीते हुए और हमेशा की तरह कम बातें करते हुए। जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने नोटरी में कागजात शुरू कर दिए हैं और अपने बेटे के बैंक एक्सेस रद्द कर दिए हैं तो उन्होंने बस कहा, सही कहा दोस्त, क्योंकि जब इंसान अपना ध्यान खुद नहीं रखता तो कोई और नहीं रखता। यह मेरे दिमाग में गूंजता रहा। इंसान दूसरों का ध्यान रखने में अपनी जिंदगी बिता देता है, पर जब बुढ़ापा आता है तो उसका ध्यान कौन रखता है? उस पिता का हाथ कौन पकड़ता है जो अब बोझे नहीं उठा सकता और ना ही स्कूल की फीस भर सकता है? कोई नहीं। और इसीलिए मुझे अपना ध्यान खुद रखना था। भले ही देर हो गई थी, पर अभी भी अपनी कहानी का रुख बदलने का समय था। अगले दिन मैं फिर से अपनी नोटबुक लेकर बैठा और एक खत लिखना शुरू किया। यह उनके लिए नहीं था, यह मेरे लिए था, एक तरह का खामोश वादा। मैंने लिखा कि उस दिन से मैं प्यार के लिए फिर कभी भीख नहीं मांगूंगा और न ही अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगूंगा, कि मैं अपनी मौजूदगी को बोझ नहीं बनने दूंगा और मैं हर संभव कोशिश करूंगा ताकि अगर किसी दिन वे मुझे फिर से आंखों में देखें तो उन्हें एक हारा हुआ बूढ़ा नहीं बल्कि एक ऐसा आदमी दिखे जो खड़ा हो गया था, तब भी जब किसी ने उसका हाथ नहीं थामा था। मैंने खत को दस्तावेजों के साथ फोल्डर में रख दिया। सब कुछ व्यवस्थित हो रहा था, चुपचाप, बिना किसी झगड़े के, बिना चीख पुकार के, पर मजबूती से। उन्हें अभी तक पता नहीं था,
पर जल्द ही उन्हें एहसास होगा कि वह असहनीय बूढ़ा गायब हो गया था और उसकी जगह एक पूरा आदमी फिर से पैदा हुआ था। मैंने किसी को सूचित नहीं किया, मैंने अलविदा भी नहीं कहा। मैं सुबह जल्दी उठा, जैसा कि अब मेरी आदत हो गई थी। मैंने कुछ कपड़े अपने पुराने बैग में रखे। मैंने अपने दस्तावेजों वाला फोल्डर और वह खत लिया जो मैंने खुद के लिए लिखा था और सीधे बस अड्डे चला गया। मैंने वाराणसी के लिए अगली बस के बारे में पूछा और ज्यादा सोचे बिना टिकट खरीद लिया। मुझे अब वापस लौटने का डर नहीं था, शर्म भी नहीं थी। जो मैं महसूस कर रहा था वह कुछ और था। एक ठंडी शांति जैसी लंबी तूफान के बाद आती है। मुझे पता था कि देर सबेर मुझे उस शहर से गुजरना होगा, रुकने के लिए नहीं बल्कि चीजों को खत्म करने के लिए। और इस बार मैं एक पिता के रूप में नहीं जा रहा था, मैं एक आदमी के रूप में जा रहा था, एक ऐसा आदमी जो जाग गया था। रास्ता लंबा और शांत था। मैंने अपना सिर खिड़की पर टिका दिया और सूखे परिदृश्य, दूर की पहाड़ियां, वे खेत जहां मैंने कभी अपने हाथों से काम किया था, उन्हें गुजरते हुए देखा। रास्ते का हर मोड़ मुझे यादें दिला रहा था। पहली बार जब मैंने राहुल को स्टेडियम ले गया, वह दिन जब मारियाना ने मुझे गले लगाया, जब मैंने उसे गाड़ी चलाना सिखाया, वे बार जब रूबेन घर रोते हुए आता था क्योंकि दूसरे बच्चे उसके सादे कपड़ों के लिए उसका मजाक उड़ाते थे। मैं वहां था, मैं हमेशा था और वे अब नहीं थे। मैं शाम को भोपाल पहुंचा। गर्मी जोरों पर थी। मैं पुरानी कॉलोनी के पास एक ढाबे तक चला जहां हम पहले रहते थे। महिला ने मुझे तुरंत पहचान लिया। शिवराम जी, कितने साल हो गए? उसने मुझे बैठने के लिए जगह दी और मुझे चावल, अंडा और दाल का एक प्लेट परोसा, पुराने दिनों की तरह। मैंने धीरे धीरे खाया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने कुछ नहीं पूछा, बस मुझसे कहा, आपकी जगह यहां है साहब, हमेशा। और वह वाक्य मुझे किसी भी अपमान से ज्यादा दर्दनाक लगा, क्योंकि कभी कभी अजनबी आपके अपने खून से बेहतर व्यवहार करते हैं। रात के खाने के बाद मैं उन गलियों में चला जहां मैंने अपने बच्चों को पाला था। हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ मुझसे बात कर रहा था। मैं प्राथमिक स्कूल के सामने रुका जहां हम उन्हें साइकिल से ले जाते थे। मैं एक बेंच पर बैठा और वहां काफी देर तक बैठा रहा। जंग लगे गेट, फीके पड़े साइन बोर्ड के अक्षर, वह बड़ा पेड़ जो अभी भी छाया दे रहा था, उसे देखता रहा। मैंने आंखें बंद कर लीं और कुछ देर के लिए वहीं बैठा रहा। उस पल मैंने कसम खाई कि मैं उनकी छोटी छोटी हंसी, जमीन पर घिसटती उनकी स्कूल की थैलियां और पापा कहकर बुलाती उनकी आवाजें सुनूंगा, वही मासूमियत जो सालों में खो गई थी। मैं रोया नहीं, पर मेरे भीतर कुछ टूट गया, कुछ जो पहले से ही दरार से भरा था। अब वह पूरी तरह बिखर गया और ठीक उसी जगह मैंने अंतिम निर्णय लिया। अब केवल पैसे का रास्ता बंद करना या मेरी चीजों से उनके नाम हटाना पर्याप्त नहीं था। मैं चाहता था कि वे जाने, गुस्से से नहीं बल्कि याद रखने के लिए, कि मैं कौन था, मैंने क्या किया, क्या दिया, मेरा क्या मूल्य था। मैं एक स्टेशनरी की दुकान पर गया और मैनिला रंग के बड़े लिफाफे खरीदे। मैं वापस ढाबे पर आया। रात के लिए किराए पर मिले कमरे में खुद को बंद कर लिया और हाथ से एक अलग पत्र लिखना शुरू किया, मेरे हर बच्चे के लिए एक। कुछ भी सजाया हुआ नहीं, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं, बस सच, कच्चा, स्पष्ट, अकाट्य। मैंने उन्हें बताया कि मैं बूढ़ा होने से पहले कौन था। मैंने उन्हें उन समयों की याद दिलाई जब मैंने उन्हें बिना उनकी जानकारी के बचाया था। वे कर्ज जो मैंने चुपचाप चुकाए थे, वे बलिदान जो मैंने बिना तालियों की उम्मीद के किए थे। मैंने उनसे उनकी माँ के बारे में बात की कि कैसे वे रात भर नहीं लौटते थे तो वह सुबह सुबह रोती थी, कि कैसे मैं सब ठीक होने का ढोंग करके उसे दिलासा देता था। राहुल को मैंने दृढ़ता से लिखा। मैंने उससे कहा, तूने मुझे असहनीय बूढ़ा कहा था। जिस दिन मैं सिर्फ यह पूछना चाहता था कि क्या कोई मिठाई बनेगी, याद है, मुझे याद है। ये मेरी त्वचा पर एक निशान की तरह दर्ज है। तुझे लगा था कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, कि मैं हार चुका हूं। पर सुन बेटा, एक आदमी कभी आदमी होना नहीं छोड़ता और तू उस चीज का मालिक नहीं है जिसे तूने अपने हाथों से नहीं बनाया। जिस घर में तू रहता है वह मैंने खरीदा। जिस गाड़ी को तू चलाता है वह मैंने तेरे हाथों में दी। कर्जदार बनाने की नीयत से नहीं बल्कि प्यार से। पर अब मैं समझता हूं कि जो चीज तुझे मुफ्त में मिलती है उसकी तू कद्र नहीं करता। महिमा को मैंने दर्द से कहा। मैंने उससे कहा, तू मेरी बेटी थी, मेरी बच्ची, जो अपनी मां जैसी दिखती थी। तूने मुझसे वादा किया था कि हर हफ्ते मुझसे मिलने आएगी। तूने कहा था कि मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर भी जब मैं राहुल के घर गया तो तू गायब हो गई। तेरे पास हमेशा कोई बहाना होता था, हमेशा कुछ ज्यादा जरूरी। तूने कभी नहीं पूछा कि मैं कैसा महसूस करता हूं, क्या मैं ठीक से सोता हूं, क्या मैं खाता हूं। पर मैं यहां हूं, अभी भी खड़ा हूं। और हालांकि तेरी अनुपस्थिति से मुझे दुख हुआ, इसने मुझे सिखाया भी। रवि को मैंने सीधे लिखा,
मैंने तुझे उस धंधे के लिए पैसे दिए थे जो कभी चला ही नहीं। मैंने तुझे खुशी खुशी दिए बिना किसी शर्त के, पर जब वो फेल हो गया तो तूने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, न कोई फ़ोन, न कोई माफ़ करना, बस खामोशी, जैसे मैं था ही नहीं। और अब जब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मेरा कितना मूल्य है, तो मुझे पैसे खोने का दुख नहीं है, मुझे सम्मान खोने का दुख है। हर पत्र के साथ मैंने दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की, घर का मूल विलेख, भुगतान के रिकॉर्ड, बैंक ट्रांसफर, अनुबंध, अभिमान से नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वे बाद में यह न कह सकें कि उन्हें पता नहीं था, ताकि कोई संदेह न रहे। अगले दिन मैंने लिफाफे एक निजी कुरियर सेवा को दिए और रसीद के साथ शिपिंग के लिए भुगतान किया। मैंने सुनिश्चित किया कि वे सीधे उनके हाथों में पहुंचे। मैं कोई बिचौलिया नहीं चाहता था, न कोई फोन, न कोई चिल्लाना। मैं चाहता था कि वे पढ़ें, देखें, सच को निगलें, भले ही उन्हें दर्द हो। उसी दोपहर मैं वापस वाराणसी आ गया। मैं फिर से अपनी बेंच पर बैठ गया, आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। मुझे अब डर नहीं था, न ही गुस्सा। जो महसूस हो रहा था वह कुछ और था, एक तरह की आंतरिक शुद्धि, जैसे कि मैंने आखिरकार अपनी आत्मा से पत्थरों से भरी एक बोरी उतार दी हो। उस रात मैं हल्के दिल से सोया। मुझे पता था कि अभी रास्ता बाकी है, कि शायद वे जवाब ढूंढेंगे, कि कुछ लोग मुझे चुनौती देने की हिम्मत करेंगे, लेकिन इस बार मैं नजरें नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि मैं हारा हुआ बूढ़ा नहीं था। मैं यादों वाला आदमी था और यादें ही शक्ति हैं। 3 दिन बीत गए, पूर्ण खामोशी के 3 दिन। किसी ने फोन नहीं किया, कोई संदेश नहीं, दरवाजे पर कोई घंटी नहीं बजी, और ईमानदारी से कहूं तो इसने मुझे आश्चर्यचकित किया। पर मुझे दुख नहीं हुआ, अब नहीं, क्योंकि जब कोई स्वच्छ हाथों से सच देता है तो जो कुछ भी बाद में आता है वह आपका नहीं होता, वह उनका होता है, उनकी अंतरात्मा का, उनकी यादों का, जो उनकी आत्मा रात में उन्हें बताए जब वे बत्तियां बुझाते हैं और उनके पास किसी को दोष देने के लिए कोई नहीं होता। मैं वाराणसी में अपनी साधारण जिंदगी जीता रहा। मैं सुबह जल्दी उठता था, बाजार जाता था, सुरेश अंकल की लकड़ी के कुछ कामों में मदद करता था, और शाम को पार्क में सुरेश गुप्ता और रामलाल के साथ बेंच पर बैठकर कैरम खेलता था। कोई मुझसे मेरे बच्चों के बारे में नहीं पूछता था, और यह एक राहत थी, क्योंकि मैं अब कुछ भी समझाना नहीं चाहता था। मुझे अब उस खालीपन को सही ठहराने की जरूरत नहीं थी जो उन्होंने मेरे भीतर छोड़ दिया था। मैंने उस खालीपन के साथ जीना सीख लिया था, बिना उसे भरने की जरूरत के। मैंने मेज पर बैठना सीख लिया था, बिना किसी और थाली की उम्मीद के। मैंने अपने आप से धीरे धीरे बात करना सीख लिया था, बिना शर्म के, बिना जल्दबाजी के। पर चौथे दिन कुछ बदल गया। मैं दुर्गा भाभी की धर्मशाला लौटा और उन्होंने मुझे अंदर जाने से पहले रोक लिया। शिवराम सिंह, आज कोई आपसे मिलने आया था। मैंने पूछा, कौन? उन्होंने कहा कि एक अच्छी पोशाक वाला युवा था जिसने अपना नाम नहीं बताया। उसने बस एक लिफाफा छोड़ा। उन्होंने मुझे सीलबंद लिफाफा दिया, बिना प्रेषक के, बिना किसी अक्षर के, बस एक मुड़ा हुआ कागज अंदर था। मैंने उसे बरामदे में ही खोल दिया। एक छोटा सा नोट था, नीली स्याही से लिखा हुआ, हमें बात करनी है। मुझे समझ नहीं आता तुमने ऐसा क्यों किया। मुझे राहुल कहो। बस इतना ही था, कोई माफी नहीं, कोई पछतावा नहीं, बस झुंझलाहट, उलझन और एक मांग। मैंने उसे 2 बार पढ़ा, वापस मोड़ा और अपनी पैंट की पिछली जेब में रख लिया। मैंने जवाब नहीं दिया, फोन नहीं किया, हिला भी नहीं, क्योंकि इस बार भागने वाला मैं नहीं था। इस बार नहीं। उस रात गर्मागर्म शोरबा खाते हुए मैंने हमें शब्द के बारे में सोचा। उसने लिखा था, हमें बात करनी है। मैं नहीं चाहता, मुझे दर्द नहीं है, मुझे अफसोस नहीं है। यह बहुत कुछ कहता था। वह अब भी ऐसे सोचता था जैसे उसे हक हो, जैसे मैं उसे सफाई देने के लिए बाध्य हूं, जैसे मैंने वर्षों से जो खामोशी रखी थी वह काफी नहीं थी। मैंने आंखें बंद की और शोरबे का एक लंबा घूंट भरा। मेरे मुंह में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक नया स्वाद था, फैसले का। अगले दिन मुझे एक और मुलाकात मिली। इस बार मेरी बेटी माया थी। वह सुबह गेस्ट हाउस पहुंची, धीरे से गेट खटखटाया, मानो कोई उसे देखना न चाहता हो। श्रीमती शर्मा ने रसोई से मुझे बताया, शिवराम सिंह जी, एक लड़की है यहां जो कहती है वो आपकी बेटी है। आह! मैं धीरे से बाहर आया, अपने पहने हुए एप्रन से हाथ पोंछे और उसे देखा। वह बोगनविलिया के पास खड़ी थी। चेहरे पर वह भाव था जो मैंने वर्षों से नहीं देखा था। वह पतली हो गई थी, या शायद बस अधिक तनाव में थी। उसके हाथ में एक ब्रांडेड बैग लटका हुआ था। मेकअप गर्मी से थोड़ा फैला हुआ था और चेहरे पर घबराहट और गर्व का मिलाजुला भाव था। नमस्ते पिताजी, उसने पास आए बिना कहा। नमस्ते माया। मैंने उसे अंदर आने का न्योता दिए बिना जवाब दिया। क्या हम बात कर सकते हैं? अगर चिल्लाना है तो नहीं,
अगर सुनना है तो हाँ। वह कुछ सेकंड के लिए खामोश रही, फिर उसने सिर हिलाया और हम आंगन की कुर्सियों पर बैठ गए। उसने पहले फिजूल की बातें की कि मैं कैसा हूं, वाराणसी कैसा है, क्या मैं अकेले ऊब नहीं जाता। मैं उसे चुपचाप सुनता रहा, बिना टोके। और जब उसने वह नाटक खत्म किया तो मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, क्या तुम्हें चिट्ठी मिली? उसने अपनी निगाहें नीची कर लीं। हाँ, मैंने पढ़ी। और तुम्हें कैसा महसूस हुआ? वह खामोश रही। मुझे यह जानना मुश्किल लगा कि वह रोएगी या चिल्लाएगी, लेकिन उसने दोनों में से कुछ नहीं किया। बस इतना कहा, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा महसूस करते हैं। तुम्हें नहीं पता था क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं। और उस पल में मैं कुछ समझा। वह मुझसे माफी मांगने नहीं आई थी, वह राहत खोजने आई थी। वह अपने ऊपर से अपराध बोध का बोझ उतारने आई थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं उससे नफरत नहीं करता। लेकिन मैंने कभी नफरत नहीं की। मैंने बस स्नेह की भीख मांगना छोड़ना सीख लिया था। मैं उठा, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं वाराणसी इसलिए नहीं आया कि तुम मुझे ढूंढो। मैं खुद को खोजने आया था और मैंने उसे पा लिया। वह बिना कुछ कहे चली गई और मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि अब मेरा काम जबरन टूटे हुए रिश्तों को संभाले रखना नहीं था। अगले दिन शांत थे, लगभग सुखद। मैं अपनी सैर, अपने लेखन, अपनी खामोशी पर लौट आया। मैंने एक तरह की आत्मकथा लिखना शुरू किया, प्रकाशित करने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं, बस एक रिकॉर्ड रखने के लिए। मैं चाहता था कि कोई एक दिन यह जाने कि यह बूढ़ा कायरता से गायब नहीं हुआ, बल्कि गरिमा से, कि वह इसलिए चला गया क्योंकि वह शांति का हकदार था, कि उसने बार बार के अनादर के बजाय दूसरों की उपेक्षा को चुना। एक रविवार दोपहर मुझे बैंक से एक सूचना मिली। मैं शांति से वहां गया और प्रबंधक ने मुझे एक निजी कमरे में बुलाया। उसने मुझे दिखाया कि हाल ही में मेरे खाते तक तीसरे पक्ष द्वारा पहुंचने के प्रयास हुए थे। मेरे द्वारा कुछ दिन पहले लगाई गई प्रतिबंधों के कारण प्रयास विफल हो गए थे। मैं बस मुस्कुराया, स्थायी ब्लॉकिंग की पुष्टि पर हस्ताक्षर किए और एक नया कार्ड जारी करने का अनुरोध किया। यह मेरी स्वायत्तता को हमेशा के लिए सील करने जैसा था। मुझे उनकी जरूरत नहीं थी और अब कानूनी रूप से उन्हें मेरे किसी भी चीज तक पहुंच नहीं थी। और यह मेरे लिए सुरक्षा से कहीं बढ़कर था, यह सम्मान था, यह मेरी अपनी कहानी का नियंत्रण वापस लेना था। और यह बस शुरू ही हुआ था। माया के जाने के एक सप्ताह भी नहीं बीता था जब एक मंगलवार शाम को मैं आंगन में एक कप चाय के साथ बैठा था और शाम की गर्म हवा पेड़ों को सहला रही थी। मैंने गेस्ट हाउस के सामने एक मोटर के रुकने की आवाज सुनी। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि यह कमरों का कोई ग्राहक होगा, कोई डिलीवरी वाला, हमेशा की तरह। लेकिन फिर मैंने आवाज सुनी। वह आवाज, ऐसी बोलने की शैली जैसे कि दुनिया उसी की हो। राहुल, मेरा छोटा बेटा, वही जिसने मेरे जन्मदिन पर मुझे असहनीय बूढ़ा कहा था। वही जो मेज से ऐसे उठा था जैसे मैं एक बाधा हूं। वही जिसे कुछ दिन पहले तक मेरे पैसे तक पहुंचती और एक ऐसे घर में रहता था जिसे वह अपना मानता था। मैंने उसे कार से उतरते देखा, एक अच्छी तरह से इस्त्री की हुई कमीज पहने हुए, माथे पर शिकन और निगाहें तनाव में थीं। वह सीधे गेट की तरफ चला और जोर से खटखटाया। श्रीमती शर्मा पहले बाहर आईं और मुझे देखा। मैं शांति से उठा और उनसे कहा, ठीक है, उसे अंदर आने दो। वह ऐसा कुछ नहीं तोड़ेगा जो पहले से टूटा ना हो। उसने खामोशी से सिर हिलाया और गेट खोल दिया। यहां क्या कर रहे हो राहुल? मैंने गलियारे की छाया से कहा। हमें गंभीरता से बात करनी है। अब यह गंभीर है। उसने अपनी जबड़े कसे और थोड़ी आवाज धीमी की। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी बाहें मोड़ लीं। जो मुझे सालों पहले करना चाहिए था, चीजें ठीक करना था। राहुल आंगन में आया और बिना पूछे बैठ गया। मुझे गुस्सा आया, पर मैं कुछ नहीं बोला। उसे बोलने दिया क्योंकि मुझे सुनना था। उसके लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, यह जानने के लिए कि उसकी जिंदगी के प्रति सोच कितनी गलत हो चुकी है। आपने वे कागज क्यों भेजे? उसने जेब से एक मुड़ा हुआ लिफाफा दिखाते हुए कहा। मुझे जलील करने के लिए, मेरी पत्नी और बच्चों के सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए? नहीं बेटा, मैंने तुम्हें वे कागज इसलिए भेजे ताकि तुम यह न भूलो कि जिस घर में तुम सोते हो उसकी हर ईंट का पैसा किसने चुकाया था। वह सालों पहले की बात है। अब वह हमारा है। अब हम उसका ख्याल रखते हैं। तुम उसका वैसे ही ख्याल रखते हो जैसे तुमने मेरा रखा। सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें कहीं नहीं देख पा रही थीं, पर यह शर्म नहीं थी, गुस्सा था। आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। वह बस एक बुरा पल था। हम सब गलती करते हैं, पर आप जो कर रहे हैं यह सजा है। नहीं, ये याददाश्त है और तुम्हें इसी से डर लगता है। राहुल झटके से उठा, इधर उधर टहला और फिर मेरे सामने रुका। क्या चाहते हैं आप? ये सब करके क्या ढूंढ रहे थे? कि हम आपको इस उलझन में छोड़कर गायब हो जाएं?
मुझे दर्द हुआ, बेशक हुआ, क्योंकि वह अब भी नहीं समझ रहा था। वह अब भी मानता था कि यह मेरी कोई जिद है। फिर मैंने उसे सीधे आंखों में देखा, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी किया हो, और कहा, मुझे इज्जत चाहिए, बातों से नहीं, हरकतों से। मैं चाहता हूं कि जब तुम मेरे बारे में बात करो तो अपमान के साथ नहीं। मैं चाहता हूं कि जब तुम्हारे बच्चे पूछें कि उनके दादा कौन थे तो तुम्हें कुछ गढ़ना ना पड़े। तुम्हें पता हो कि मैं ही था जिसने तुम्हें बुखार में गोद में उठाया था। मैं ही था जिसने तुम्हें वह गाड़ी खरीद कर दी जिस पर तुम इतराते हो, जिसने तुम्हारे आंसू पोंछे जब जिंदगी तुम्हें चोट पहुंचाती थी। मैं चाहता हूं कि तुम्हें याद रहे कि तुम क्रूर थे और इसके परिणाम होते हैं। राहुल ने घूंट भरा। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह रोएगा, पर नहीं। इसके बजाय उसका अभिमान ज्यादा मजबूत निकला। और आपको इससे क्या मिलेगा? अकेले मरना। मैं अकेले मरना पसंद करूंगा बजाय इसके कि ऐसे लोगों से घिरा रहूं जो सिर्फ मुझे बर्दाश्त करते हैं। यह वाक्य एक गोली की तरह था। मैंने उसकी आंखों में देखा। कुछ कहना चाहा पर कह नहीं पाया। वह चुप हो गया। वह फिर से बैठ गया, इस बार बिना ताकत के, जैसे उसकी पीठ भारी हो। और वहीं उस खामोशी में मैंने उस बच्चे को देखा जो वह कभी था, और उस आदमी को जिसने भूलना चुना था। पिताजी, वह अंततः बुदबुदाया, अगर आपको कुछ हो गया तो, अगर आप बीमार पड़ गए तो, तब वह मेरी समस्या होगी, क्योंकि तुमने यह साफ कर दिया है कि तुम उसे संभालना नहीं जानते जो तुम्हें असहज करता है। रात हो गई थी। गली की बत्तियां जल गईं और हवा ठंडी होने लगी। राहुल धीरे से उठा, उसके कंधे झुके हुए थे। वह दरवाजे की तरफ चला, पर बाहर निकलने से पहले मुड़ा और मुझसे कहा, मुझे नहीं लगा था कि आप ऐसा कर पाएंगे। मुझे भी नहीं लगा था कि तुम मेरे साथ वह कर पाओगे जो तुमने किया। और वह चला गया, बिना गले लगाए, बिना प्यार करता हूं कहे, बिना माफ करना कहे। उस रात मैं सोया नहीं। मैं बरामदे की कुर्सी पर बैठा रहा, झींगुरों की आवाजें सुनता और आसमान को देखता रहा। ऊपर तारे सब कुछ के गवाह थे। कोई राहत नहीं थी, न ही उदासी। जो महसूस हो रहा था वह गरिमा और अकेलेपन का मिश्रण था, क्योंकि कभी कभी न्याय करना दर्द देता है, कभी कभी आपको अकेला छोड़ देता है, पर आपको साफ कर देता है। अगले दिन मैं फिर से नोटरी कार्यालय गया। मैंने संपत्ति के स्वामित्व को वापस लेने के कागज पूरे किए और रिकॉर्ड के अपडेट का अनुरोध किया। मैंने राहुल के पते पर सीधे प्रमाणित हस्ताक्षर के साथ कानूनी सूचना भेजने का अनुरोध किया। मैं अब और प्रकट नहीं होने वाला था। अब सब कुछ औपचारिक तरीकों से होगा। उसे एक स्पष्ट और कानूनी नोटिस मिलेगा। घर उसका नहीं था, वह कभी नहीं था, और अब आधिकारिक तौर पर ऐसा दिखना बंद हो गया था। बैंक से मैंने पिछले 2 साल का पूरा विवरण मांगा। मैं सब कुछ दस्तावेज में चाहता था। मैं चाहता था कि एक एक पैसा पता चले जो मेरे खाते से निकला था जब उसे पहुंचती। और जानते हैं मैंने क्या खोजा? महंगी दुकानों से खरीदारी, यात्राएं, ऐसे खर्चे जिनका मैंने कभी लाभ नहीं उठाया। मैं चुका रहा था और वह इतरा रहा था। और सबसे बुरा, यह सब मेरे जन्मदिन पर आंख उठाकर देखे बिना। इससे किसी भी अपमान से ज्यादा दर्द हुआ, पर मैं न रोया, न अफसोस किया। मैंने सबूत जमा किए, उन सभी को एक साथ रखा और एक फाइल बनाना शुरू किया, एक अकेली। सब कुछ के साथ, मेरी कहानी के साथ, मेरी सच्चाई के साथ, और वह सब कुछ जिसके एक दिन मैंने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए छुपाने की कोशिश की थी। अब नहीं, अब मुझे मेरी शांति चाहिए थी। एक सुबह धर्मशाला का फोन बजा। श्रीमती कमला ने रसोई से हड़बड़ी में आवाज दी, शिवराम सिंह, आपको कोई बुला रहा है। मैं धीरे धीरे चला, अपने हाथ उसी कपड़े से पोंछ रहा था जिससे मैंने अभी अपनी कॉफी का कप साफ किया था। मैंने शांति से जवाब दिया। वह मेरा बड़ा बेटा राजेश था। मैंने उसकी आवाज 1 साल से ज्यादा समय से नहीं सुनी थी। तब से नहीं जब मैंने उसे साफ कर दिया था कि जो पैसे मैंने उसे उधार दिए थे वह भी मुझे इतना दर्द नहीं देता था। जो मुझे दर्द देता था वह उसकी उदासीनता थी जिससे उसने मुझे अपनी जिंदगी से मिटा दिया था। उसकी आवाज तनावपूर्ण, हड़बड़ी में थी, पर शिष्टाचार में लिपटी हुई थी। पिताजी, कैसे हैं आप? ठीक हूं राजेश, क्या काम है? मुझे पता चला कि आपने राहुल और कविता से बात की। मुझे भी आपका एक पत्र मिला और मैंने इसे अपनी पत्नी के साथ देखा। तो तुम सब जानते हो जो मुझे कहना था। हां, पर ऐसे क्यों? इस तरह से क्यों? कौन सी तरह से? राहुल, क्या सबूतों के साथ, याददाश्तों के साथ? नहीं बेटा, दूरियों के साथ, ठंडक के साथ। तुम हमेशा कहते थे कि परिवार सबसे जरूरी है, और मैं ही हमेशा पहला था जिसे परिवार ने अकेला छोड़ दिया। एक लंबी खामोशी छा गई और फिर धीमी आवाज में राहुल ने कुछ ऐसा कहा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। पता नहीं मुझे यह मांगने का हक है या नहीं, पर क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं?
मैंने गहरी सांस ली, अपने गले पर अतीत का बोझ महसूस किया, पर एक ऐसे आदमी की तरह जवाब दिया जो अब ना इनकार करता है ना हार मानता है। अगर तुम आओगे तो मैं यहीं मिलूंगा, पर मुझे किसी बात पर राजी करने मत आना। हमने फोन रख दिया। प्रिया देवी ने बिना कुछ कहे मुझे देखा, पर उनकी आंखें सब जानती थीं। उन्होंने तूफान को कई दिन पहले ही आते देख लिया था। उसी शाम राहुल वाराणसी अकेले पहुंचा, अपनी पत्नी के बिना। उसने आहिस्ता से जाली खनखनाई और इंतजार किया। मैंने दरवाजा खोला और उसे बरामदे में बैठने को कहा। हम देर तक एक दूसरे को देखते रहे। हम अब पहले जैसे बाप बेटे नहीं थे, अब हम दो आदमी थे एक दूसरे के सामने। उसने संभली हुई बातों से बोलना शुरू किया, जैसे कोई कांच पर चल रहा हो। पिताजी, मैं जानता हूं कि हमने गलती की। मैं इसे इनकार करने नहीं आया, पर मुझे यह भी समझ नहीं आता कि क्यों अब आप इतने कठोर हो गए हैं। क्या आप ही नहीं कहते थे कि माफ करना चाहिए? हाँ, मैंने कहा था, और मैं अब भी इस पर विश्वास करता हूं। पर माफ करना एक बात है और खुद को बार बार कुचला जाने देना दूसरी। राहुल ने अपनी नजरें झुकीं, एक घूंट पानी पिया और फिर वह बात कह दी जो उसे सच में परेशान कर रही थी। घर पिताजी, वह नोटिस जो राहुल के पास आया है उसने हम सबको हिला दिया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कि यह अनुचित होगा। मैं उसकी तरफ दृढ़ता से झुका। बिल्कुल अनुचित। मेरे जन्मदिन पर मुझे बोझ बुलाने के बाद, मुझे दिन भर उस घर में अकेला छोड़ने के बाद, बिना किसी के ये पूछे कि मैंने खाना खाया है या नहीं। जब मैं बात कर रहा था तब दरवाजा बंद करने के बाद राहुल ने लहजा शांत करने की कोशिश की। हाँ, पर उनसे घर छीन लेना। मैं छीन नहीं रहा हूं, बस वह वापस ले रहा हूं जिसके लिए मैंने कभी किराया देना नहीं छोड़ा। वह चुप हो गया, समझ गया, या कम से कम इतना तो समझ गया कि अब कोई मोल भाव नहीं हो सकता। फिर उसने बात बदल दी। अपने बच्चों के बारे में बताया कि कैसे सबसे छोटी पोती जो नानी के घर वाराणसी में रहती थी, उस दादा के बारे में पूछती थी जो रोशनी भरी बातें सुनाते थे। उसने मुझे मेरी आवाज की यादें सुनाई जब मैं उन्हें कमरे में कहानियां सुनाया करता था, और अंदर ही अंदर मुझे भी खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि मैं अपने पोतों से प्यार करता था। हाँ, मुझे उनसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, पर मैं कोई फर्नीचर नहीं था कि जब मन करे उनकी जिंदगी में आ जा सकूं। आप हमसे क्या चाहते हैं पिताजी? उसने आखिरकार हार मानकर पूछा। कुछ नहीं, मैंने कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे शांति चाहिए, मुझे खामोशी चाहिए, और अगर कुछ है तो बस यह कि एक दिन जब वे मेरे बारे में बात करें तो झूठ न बोलें। राहुल ने सर हिलाया, उठा। उसकी आंखें नम थीं, पर वह रोया नहीं, बस बोला, दरवाजा बंद न करने के लिए शुक्रिया। इस बार नहीं, पर मैंने उसे खुला भी नहीं छोड़ा, और वह धीरे धीरे चलता हुआ चला गया, जैसे उसकी पीठ पर कोई पत्थर का बोझ हो। उस रात मैंने अपनी डायरी में कुछ लिखा। मैंने उसे ऐसे लिखा जैसे कोई धीमी आवाज में दुआ करता है। मैं कोई रंजिश रखने वाला आदमी नहीं हूं, पर मैं एक थका हुआ आदमी हूं, और थके हुए लोग अब भीख नहीं मांगते, बस बैठकर देखते हैं कि क्या कोई साफ दिल से वापस आता है। अगले कई दिन बिना मुलाकातों के, बिना फोन कॉल्स के गुजर गए, पर मेरे अंदर कुछ जानता था कि जो कुछ मैंने कहा और किया था उसकी गूंज अब भी सुनाई देती रहेगी। अब मुझे अकेले रहने से डर नहीं लगता था। सच कहूं तो अकेलेपन में भी कुछ मिठास थी जब उसे सोच समझकर चुना जाता है। मैं सुबह जल्दी उठता, पार्क में चलता, सुरेश गुप्ता के साथ अपनी पुरानी कहानियां दोहराता, और शाम होने पर बरामदे में बैठकर आसमान को लाल रंग में रंगते हुए देखता। यह एक ऐसी शांति थी जिसे मैं नहीं जानता था। वह नहीं जो खरीदी जाती है, बल्कि वह जो बनाई जाती है। बिना कोई दरवाजा खटखटाए मैंने कुछ पैसे छोड़ दे और चल दिया। किसी ने मेरा पीछा नहीं किया। उस दिन किसी ने मुझे नहीं खोजा, लेकिन बाद में जब मेरे पत्र आने लगे, जब कागजात मेरी आवाज से ज्यादा जोर से बोलने लगे, तब एक एक करके सब प्रकट होने लगे। पहले अविश्वास से, फिर घबराहट से, उसके बाद क्रोध से, और अंत में दबी हुई मिन्नतों से। पर कभी ईमानदारी से नहीं, कभी सच्चे आंसुओं से नहीं, कभी साफ माफी से नहीं, सिर्फ अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हुए, अपनी विरासत पर कब्जा जमाए रखने के लिए, उस नाम का बोझ डालने के लिए जो अब उन्हें फायदेमंद नहीं लगता था। राहुल अभी भी घर में है। वह वहां ऐसे रहता है जैसे पतली बर्फ पर चल रहा हो। उसने कोई सुधार नहीं किया है। एक भी दीवार नहीं रंगी है, एक भी फूल नहीं लगाया है, क्योंकि वह जानता है कि अब यह उसका नहीं है। मरीना ने पूरी तरह से आना बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि उसे अपने पिता को सीधा खड़ा, बिना कांपे, मजबूत आवाज में बात करते देखना बहुत बुरा लगता है। रुबेन वहीं मुझे हर महीने अधूरे संदेश लिखता है, जैसे बिना आत्मा के कोई रस्म निभा रहा हो। वह पूछता है कि क्या मुझे कुछ चाहिए। मैं हमेशा वही जवाब देता हूं, मुझे वह सब मिल गया है जिसकी मुझे कमी थी, शांति, समय और आत्मसम्मान। कभी कभी मैं बरामदे में बैठता हूं और पड़ोसी सम्मान से मेरा अभिवादन करते हैं।
वे मेरी पूरी कहानी नहीं जानते, लेकिन कुछ तो महसूस करते हैं। वे देखते हैं कि यह बूढ़ा सिर नहीं झुकाता, कि वह दृढ़ कदमों से चलता है, कि वह नुकीली पेंसिल से लिखता है और बिना डर के आंखों में देखता है। कुछ मुझे शिवराम सिंह कहते हैं, चाय वाले। दूसरे बस कहते हैं, पेंशन वाले साहब। मुझे यह अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि यहां मैं भूला हुआ पिता या अनदेखा दादा नहीं हूं। यहां मैं सिर्फ एक आदमी हूं और यह मेरे लिए पहले से ही बहुत बड़ी जीत है। कुछ दिन पहले मैं डॉक्टर के पास गया था। दिल धीमा हो गया है, वे कहते हैं। फेफड़े ज्यादा थके हुए हैं, लेकिन कुछ गंभीर नहीं, सिर्फ उम्र। वही उम्र जिसका उन्होंने मुझे किनारे करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया था। और फिर भी मैं यहां हूं, अपने कागजात दुरुस्त करके, अपने फैसले लेकर, अपने खाते सुरक्षित करके, अपनी वसीयत लिखकर। अब मुझे जाने का डर नहीं है। पहले मुझे डर था कि मैं जिंदा रहते हुए ही मिटा दिया जाऊंगा। वह कॉपी जिसमें मैं लिखता हूं, वह अब आधी भर चुकी है। मैंने यहां सब कुछ लिखा है, वाराणसी में आने के दिनों से लेकर अनपेक्षित मुलाकातों तक, उन वाक्यों तक जिन्होंने मुझे प्रभावित किया, उन दस्तावेजों तक जिन पर मैंने हस्ताक्षर किए, उन रातों तक जब मैं बिना सुने रोया और उन पलों तक भी जब मैं अकेले मुस्कुराया, यह याद करके कि मैं कभी खुश था, भले ही थोड़े समय के लिए। मेरे पोते पोतियों के लिए भी पत्र हैं, हर एक के लिए एक। हालांकि मुझे पता है कि शायद वे कभी उन्हें PRH नहीं पाएंगे। मैं उनसे अपने बारे में बात करता हूं, एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक आदमी के रूप में। मैं उन्हें बताता हूं कि मैं इसलिए नहीं गया कि मैंने उन्हें प्यार करना छोड़ दिया था, बल्कि इसलिए कि मैं अदृश्य होकर थक गया था, कि मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने सिर्फ पहली बार खुद को चुना। आज मैंने अपना अंतिम महत्वपूर्ण पत्र पूरा किया। यह उस ग्रामीण अनाथालय के लिए है जिसे मेरे न रहने पर घर मिलेगा। सब कुछ हस्ताक्षरित, कानूनी, मुहरबंद, अपरिवर्तनीय है। मैंने यह फैसला अपने बच्चों को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया, बल्कि वहां कुछ बोने के लिए किया जहां कभी कुछ नहीं था, ताकि वे दीवारें जो मैंने इतने बलिदान से बनाई थीं, चीखों, नफरत, गंदी खामोशी से न भर जाएं। वे हंसी से भर जाई। भले ही उन बच्चों की हंसी हो जिन्हें मैं कभी नहीं जानता था, लेकिन जो जानेंगे कि किसी ने उनके बारे में सोचा था, बिना रक्त या उपनाम की मांग किए। एक साफ इशारा, बिना किसी कर्ज के। बस यही मैं छोड़ना चाहता हूं। आज शाम मैंने कुछ पंक्तियां भी लिखीं जो शायद किसी दिन कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ेगा जो इसी से गुजर रहा हो। वे इस प्रकार हैं। अगर तुम्हें यह महसूस कराया गया है कि तुम बोझ हो, तो उन्हें कुछ मत समझाओ, बस चले जाओ। अगर उन्होंने तुम्हारे साथ पुराने फर्नीचर जैसा व्यवहार किया, तो उन्हें वह सब कुछ याद दिलाने की कोशिश मत करो जो तुमने दिया। उसे तुम खुद याद रखो और अपनी रक्षा करो, क्योंकि कोई भी, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी तुम्हें जमीन से नहीं उठाएगा अगर तुम खुद पहले उठने का फैसला नहीं करते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पुरुष हो या महिला, युवा हो या दादा। आत्मसम्मान की कोई उम्र नहीं होती, और जब कोई खुद का सम्मान करता है तो दुनिया भी अलग लगती है। अपने दर्द को मत छुपाओ, उसे लिखो, उसे बाहर निकालो, उसे सीने से निकालो, लेकिन एक मजबूर परिवार को जोड़े रखने के लिए और अपमान मत सहो, ये इसके लायक नहीं है। दिन के अंत में मैं उठा, कॉपी को उस बक्से में रख दिया जहां मेरे दस्तावेज, मेरा पहचान पत्र, मेरे प्रमाण पत्र, सब कुछ है। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया, पैरों पर एक मोटी कंबल ओढ़कर। खिड़की से ठंडक आ रही थी, लेकिन मुझे परेशान नहीं कर रही थी। मैंने और भी कठिन चीजों के साथ जीना सीख लिया है। मैंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मैंने गांव की आवाजें सुनी। एक दूर का कुत्ता, पड़ोस के घर में एक बर्तन उबल रहा था, एक पुराने रेडियो का गुनगुनाहट जो पुराने गीत गा रहा था। और वहां, उस शांति में, मैंने महसूस किया कि मुझे अब किसी चीज की कमी नहीं थी, न माफी की, न गले लगाने की, न न्याय की। जो कुछ भी जरूरी था वह पहले ही हो चुका था। और इसलिए आज बेटे बेटी, पोते पोती, जो कोई भी तुम इस कहानी को सुन रहे हो, मैं तुम्हें शांत दिल से कहता हूं, अपनी जगह लेने के लिए किसी के धक्का देने का इंतजार मत करो। यह महसूस करने के लिए कि तुम टुकड़ों के बिना जी सकते हो, किसी के तुम्हें बोझ कहने का इंतजार मत करो। आत्मसम्मान ही वह एकमात्र विरासत है जिसे जीवन में सुरक्षित करना चाहिए। बाकी सब कुछ, घर, खाते, संपत्ति, वह सब खो जाता है, लेकिन आईने में अपना सिर ऊंचा करके देखना, उसका कोई मोल नहीं। अब तुम ही बताओ, क्या कभी तुमने ऐसा महसूस किया है जैसा मैंने? क्या कभी तुम्हें खुद को फिर से पाने के लिए निकलना पड़ा है? मुझे बताओ, इस कहानी ने तुम्हारे अंदर क्या जगाया, और यह भी बताओ तुम कहां से सुन रहे हो, क्योंकि भले ही मैं तुम्हें न जानता हूं, पर मुझे पता है कि मेरा कुछ अंश तुम्हारे अंदर भी जिंदा है।